Okay, we shall start with the question. क्वेश्चन जो लगभग सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा देगा हमारे. सो ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर, ये 9th लेक्चर है. और एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो काफी बढ़िया तरीके से रिवीजन कराएगा हमारा. और क्वेश्चन है ये, ठीक है. फिर से एक बार हम देखेंगे क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का. ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक है जेईई मेंस 2020 का. लेकिन मजे की बात, ये कॉन्सेप्ट भी हम जानते हैं. मैंने बताया था दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पूरे ट्रिग्नोमेट्री के दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जब करवा रहा था तो बताया था वो यहां पर यूज होने वाले हैं. ठीक है. सो एल की वैल्यू दी है साइन स्क्वायर्ड पाई अपॉन 16 माइनस साइन स्क्वायर्ड पाई अपॉन 8 और m की वैल्यू को जैसे गिवन है. अच्छा, तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट है. तो चारों में से कोई एक वैल्यू सही वैल्यू आ रही होगी. अगर मुझे सही वैल्यू जाननी है तो मुझे दोनों की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी. ठीक है. जेईई मेंस में है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, तो एक ही आंसर करेक्ट है पर निकालनी तो दोनों की वैल्यू पड़ेगी. अच्छा, तो पहले शुरू करते हैं एल से. एल गिवन है ओके. एल गिवन है साइन स्क्वायर्ड पाई अपॉन 16 माइनस साइन स्क्वायर्ड पाई अपॉन 8, ऐसा कुछ गिवन है. ओके. अब आगे बढ़ने से पहले देखो जो ऑप्शंस गिवन है, आप डायरेक्टली पाई अपॉन 16 की वैल्यू कोई नहीं जान पाया है भाई, कोई नहीं जान पाया है. पाई अपॉन 16 इज, अरे भैया यहां तक पहुंचने के लिए तो आपको पता नहीं कौन कौन से हाफ एंगल्स यूज करने पड़ेंगे. ओके. तो दूसरा केस क्या कर सकते हैं, पाई अपॉन 16 की वैल्यू नहीं पता लेकिन स्क्वायर के टर्म्स में है, मुझे इसे लीनियर टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और इसको लीनियर टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? फॉर्मूला है हाँ, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. हाँ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में बाकी फॉर्मूले पूछे जा चुके हैं. इस साल जेईई मेंस 2020 ने ये वाला फॉर्मूला भी पूछ लिया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला फॉर्मूला. अच्छा, ये वाले फॉर्मूले से ब्रेक कैसा होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? पन्ने पलटो भैया, पन्ने पलटो भाई, पन्ने पलटो वृंदा, पन्ने पलट. तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या लिखाया था? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. मतलब कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू किस चीज के बराबर है? ये वाली वैल्यू बराबर है साइन ऑफ 3 पाई अपॉन 16 multiplied by sine of pi upon 16 minus 2 pi upon 16, that is minus of pi upon 16. Okay, sine of 3 pi upon 16 और sine of minus of pi upon 16. अभी पिक्चर मेरे सॉरी क्या डायलॉग था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. क्योंकि जब आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस में दो अलग अलग टर्म्स हैं. ऑप्शंस में एल को स्प्लिट किया है दो अलग अलग टर्म्स के फॉर्म में. अच्छा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को ब्रेक करना है, दो अलग अलग टर्म्स के सम या डिफरेंस के फॉर्म में. दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले के बाद डायरेक्ट आंसर है. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स से सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स तक पहुंच जाए? कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा भाई? ऋषिकेश बेटा, प्रोडक्ट से सम तक कैसे जाएंगे ऋषिकेश? प्रोडक्ट से सम तक कैसे जाएंगे? ये तो म्यूट करके ही बोल रहा है. ऋषिकेश का शायद वीडियो नहीं चल रहा है. ऋषिकेश, प्रोडक्ट से सम तक कैसे जाएंगे बेटा? सोच तो. सर वो साइन सी.
हाँ बिल्कुल सही, साइन सी साइन डी में ही सारे के सारे राज छुपे हुए हैं। साइन सी साइन डी जब यूज करते थे हम, तो हम सम से प्रोडक्ट जाते थे, साइन सी प्लस साइन डी इज समथिंग समथिंग। अच्छा, लेकिन साइन और साइन कब आता था प्रोडक्ट में? साइन और साइन तब आता था जब हम कॉस सी माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई प्लस, हाँ कॉस और कॉस के फॉर्म में आता था। अच्छा, तो मैंने बोला था कि एग्जाम में सभी भूल जाते हैं, एग्जाम में सभी भूल जाते हैं फॉर्मूला, पर दो साइन वाले टर्म्स तब आते हैं जब हम क्या करें, जब हम करते थे कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी, कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी। अच्छा, तो ये बन जाता था 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ, एक तो एक जगह पर या तो आप d माइनस सी लिख दो, या फिर नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू, और साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू लिख दो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो मुझे उल्टा जाना है भाई, ये फॉर्मूला होता है लेकिन मुझे यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है। अच्छा, और ये फॉर्मूला क्रिएट कैसे होता था? ये फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए हम क्या करते थे, सी कुछ होता था, डी कुछ होता था। सी और डी क्या होते थे भाई? x plus y था और d x minus ये कॉस ऑफ x प्लस वाई था, d था कॉस ऑफ x माइनस वाई, ये बराबर होते थे -2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, मतलब साइन ऑफ x, और ये हो जाता था साइन ऑफ y। उल्टा जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन याद नहीं करना है, केवल अगर एग्जाम में भी आता तब भी मैं ऐसे ही करता। ओके, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ y का फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ x माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई, या फिर डायरेक्टली बोले तो साइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ y का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ कॉस ऑफ x माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई, हाफ ऑफ कॉस ऑफ x माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई। ओके, ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, अगर दिमाग में बैठ जाएगा ये फॉर्मूला तो सोच करके भी मैं यहां तक पहुंच सकता था। अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए सीख रहे हैं कि अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करना है। अच्छा, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यहां पर x की जगह पर मान लो आपको दिया हुआ है 3π/16 और y की जगह पर -π/16, सेम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ कॉस ऑफ x माइनस वाई। अच्छा, तो यहां पर है 3π/16 माइनस π/16 मतलब 4π/16 मतलब π/4, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई मतलब 3π/16 प्लस -π/16 मतलब 2π/16 मतलब π/8। तो यहां पर लिख लेंगे कॉस ऑफ π/8। अच्छा, और कॉस ऑफ π/4 की वैल्यू तो मजे की बात है भाई, कॉस ऑफ π/4 की वैल्यू तो हमें पता है, कॉस ऑफ π/4 क्या हो जाता है आर्यभट्ट, कॉस ऑफ π/4 क्या होता है बेटा? काफी शर्मीला किस्म का बालक है ये। ओके, कॉस ऑफ π/4 होता है 1/√2 माइनस कॉस ऑफ π/8, ऐसा हो जाता है। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या ऊपर? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मतलब L की वैल्यू होगी तो ये, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जेईई मेंस ने धोखा दिया भाई, पहले L दे दिया था लोगों ने, पहले L के लिए ही सॉल्व किया होगा। अब सॉल्व किसके लिए करना पड़ेगा भाई? बी और डी आंसर दोनों गलत है, क्योंकि L की जो वैल्यू आ रही है वो दोनों में मैच नहीं कर रही है। तो यहां तक तो क्लियर है ना भाई? बढ़ जाए आगे। खुशी बोल, समझ में आया? खुशी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? यस सर। हाँ, ठीक है, चलो, समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं m की वैल्यूज की। ठीक है, तो m की वैल्यू के लिए देखो, शुरुआत तो वहीं से करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। m की वैल्यू गिवन है
cos स्क्वायर पाई अपॉन 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8, ठीक है। cos स्क्वायर पाई अपॉन 16, cos स्क्वायर पाई अपॉन 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8। अरे ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, क्या आ जाएगा इसका आउटपुट? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी इज cos ऑफ a माइनस b cos ऑफ a प्लस b होता है क्या? होता है। Yes. तो ये हो जाएगा Yes, cos ऑफ a प्लस b मतलब cos ऑफ 3 पाई अपॉन 16 एंड cos ऑफ a माइनस b मतलब, अरे यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे दूसरा वाला माइनस पाई अपॉन 16 तो आएगा, चलो ले लेते हैं। ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस पाई अपॉन 16। पर cos ऑफ, cos को नेगेटिव वैल्यू से डर लगता है क्या? cos कभी डरा ही नहीं है नेगेटिव वैल्यू से, क्योंकि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो cos ऑफ 3 पाई अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ सिंपली पाई अपॉन 16, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा तो cos ऑफ थीटा के बराबर होता है। अच्छा, अब cos और cos का मल्टीप्लीकेशन है। मैंने ऑप्शंस देखे, अरे ऑप्शन में तो दो टर्म्स के एडिशन के फॉर्म में आंसर दे रहा है, दो टर्म्स के एडिशन के फॉर्म में आंसर दे रहा है, मतलब फिर से यहां पर याद करना पड़ेगा वाला फॉर्म, ठीक है। दो cos मल्टीप्लीकेशन में कब आते हैं भाई? cos c प्लस cos d के फॉर्म में आते हैं ना? cos c plus yes, cos sir. d. हाँ सही बोल रहा अब्दुल। तो देख, तो cos c देखो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक बार सीखने के लिए करा रहा हूं, डायरेक्टली मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, इतनी टफ चीज नहीं है। ओके, cos c प्लस cos d होता है, cos c प्लस cos d होता है 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ c प्लस d बाय 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाय 2। और आपको पता है कि c की जगह पर हम x प्लस वाई लिखते हैं, तो इसको रिप्लेस करेंगे x प्लस वाई से, d की जगह पर हम x माइनस वाई लिखते हैं, इसको रिप्लेस करेंगे x माइनस वाई से, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा cos ऑफ x और ये हो जाएगा cos ऑफ y। पर अब उल्टा सोच रहे हैं, तो cos ऑफ x टाइम्स ऑफ cos ऑफ y क्या हो जाएगा भाई? cos ऑफ x टाइम्स ऑफ cos ऑफ y हो जाएगा cos ऑफ x प्लस y प्लस cos ऑफ x प्लस y प्लस cos ऑफ x माइनस y, ये वाली चीज डिवाइडेड बाय 2, मैं बाहर में 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। चमका क्या भाई? यहां तक बिल्कुल आसान है। लेकिन अब इसके बाद जैसे हमने Yes, एक बार इसको सॉल्व किया ना, इसको एक बार घर पे फिर से ट्राई करना, क्योंकि जेईई मेंस फिर से पूछेगा यही चीज। उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री में टारगेट ये नहीं है कि वो आपको कंफ्यूज करें, टारगेट केवल इतना है कि वो आपका टाइम ज्यादा यूटिलाइज कर लें, आपका यूटिलाइज नहीं, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट कर दें एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो इतना करने में तो टाइम वेस्ट होगा भाई, हो जाएगा। और आपको ये सारे स्टेप्स अब दिमाग में करने हैं, मन में ही कर लेने हैं बिना पेन उठाए। ओके, यहां तक तो सीख लिया हमने। अब x की जगह पर मेरे पास था, x की जगह पर कहां है m, हाँ x की जगह पर था 3 पाई अपॉन 16, y की जगह पर था पाई अपॉन 16। तो अब फिर से फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे तो लिखेंगे cos ऑफ 3 पाई अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ पाई अपॉन 16, दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ cos ऑफ x प्लस वाई, दैट इज, ये तो सेम हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा पाई अपॉन 4, और प्लस cos ऑफ x माइनस वाई, दैट इज 3 पाई अपॉन 16 माइनस पाई अपॉन 16, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन, अरे 2 पाई अपॉन 16 को सिंपली cos ऑफ पाई अपॉन 8 लिख देते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और यहां पर लिखेंगे cos ऑफ पाई अपॉन 8। अच्छा, अब cos ऑफ पाई अपॉन 4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ cos ऑफ पाई अपॉन 4, दैट इज 1 अपॉन रूट 2, cos ऑफ पाई अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन रूट 2 प्लस cos ऑफ पाई अपॉन 8, ये आ जाएगा आंसर। अच्छा, अब चेक करते हैं क्या ये आंसर, क्या ये m की वैल्यू कहीं गिवन है हमारे ऑप्शंस में? अच्छा, ऑप्शंस में, हाँ भाई ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, तो सी ही हो जाएगा मेरा आंसर, सी ही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। ओके, तो यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, ये भी सही है, सी मिल गया आंसर। अब एक चीज याद रखो, ऐसा हमेशा तो नहीं होगा,
पर थोड़ी थोड़ी चीजें ऑब्वियस हो गई हैं कि अगर मेंस ने पूछा एल और एम देकर और वो चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो पहले और सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है, तो पक्का पक्का एल के लिए अगर सॉल्व कर रहे थे तो आंसर नहीं मिल रहा था, मतलब वो चाहते थे आपका टाइम वेस्ट करना। अगर एल के लिए ही मिल जाता तो एम का कोई रेलेवेंस ही नहीं रह जाता। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ट्राई करना, आप शुरू कहां से करोगे? अब से मेंस में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हमेशा दूसरे वाले ऑप्शन से शुरू करना, दूसरे वाले की वैल्यू पहले चेक करना। ठीक है भाई, चमका क्या सभी को? यस सर। Yes, sir. चलो यस ठीक सर। है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक छोटी सी चीज, जो लास्ट चीज है इक्वेशंस के फॉर्म में, कल हमने सारे के सारे सॉल्यूशंस पढ़ लिए थे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, और वो है रिलेशन बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जानेंगे और रीजंस आप बताओगे। रिलेशन बिटवीन the graphs of sine of x, tangent of x and y is equals to x at x is equals to 0। ये हम फिर से लिमिट्स में पढ़ेंगे। शायद आपके टीचर्स ने, अगर आपके कॉलेज में लिमिट शुरू हुआ होगा तो एक फॉर्मूला लिखाया होगा, मे बी शायद रीजन अभी नहीं उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा, तो रीजन के बारे में जानते हैं कि ये तीनों ग्राफ्स कैसा बिहेव करते हैं जब हम अप्रोच करते हैं x इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूं। ओवरव्यू में ये चीज है, देखो तीन अलग अलग ग्राफ हैं, अब आपको ये सोचना है कि फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहेगा, सेकंड फ्लोर पे कौन रहेगा, अरे उल्टा बोल रहा हूं, मतलब टॉप फ्लोर पे कौन रहेगा, मिडिल फ्लोर पे कौन रहेगा, ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहेगा, ऐसी वाली चीज है। आपको ये चीज पता है कि y इज इक्वल्स टू एक्स का भी ग्राफ ऐसा होता है जो कि x इक्वल्स टू 0 से पास करता है। ठीक है, साइन x का ग्राफ भी कुछ ऐसा होता है और tan x का ग्राफ भी कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों ग्राफ्स में से tan ऑफ x के ग्राफ, साइन ऑफ x के ग्राफ और y इज इक्वल्स टू x के ग्राफ में कौन सा ग्राफ किस वाले ग्राफ के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो कोई गेस करेगा क्या कौन सा ग्राफ किस वाले ग्राफ के ऊपर लाई करता है? सर ऊपर इन द सेंस, एक सेकंड देखो, ऊपर का मतलब क्या है ना, कि जब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं अप्रोच कर रहा हूं x इक्वल्स टू 0 पर, मैं पास पहुंच रहा हूं x इक्वल्स टू 0 के, तो x इक्वल्स टू 0 के पास पहुंचेंगे तो एक तो y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा भाई, साइन ऑफ x का ग्राफ इसके ऊपर से जाएगा या इसके नीचे से जाएगा? पहली चीज तो इसके ऊपर से जाएगा, इसके नीचे से जाएगा। ठीक है, और नीचे से जाएगा। हाँ, और tan ऑफ x का ग्राफ इसके ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा? चमका क्या? tan ऑफ x का ग्राफ, साइन ऑफ x का ग्राफ और साइन ऑफ x का ग्राफ और y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं फिर से बताऊंगा लिमिट्स में, लेकिन अभी के लिए इतना तो पता होना चाहिए क्योंकि हो सकता है सॉल्यूशंस में कहीं ना कहीं ये चीज यूज हो जाए। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इस चीज को। इस चीज को डिस्कस करने से पहले इसका जो रीजन है वो कहां पर छुपा हुआ है मैं बता दे रहा हूं। मैं एक छोटी सी चीज पूछता हूं और अनीशा बताएगी d अपॉन डी एक्स ऑफ, ये तीनों चीजें, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, y इज इक्वल्स टू एक्स में, देखो d अपॉन डी एक्स का मतलब है dy अपॉन डी एक्स की बात कर रहा हूं, जहां पर y की वैल्यूज हैं, एक y की वैल्यू है साइन ऑफ x, एक y की वैल्यू है x के बराबर और एक y की वैल्यू है टेंजेंट ऑफ x के बराबर। ठीक है, तो अनीशा साइन ऑफ x की बात करें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? cos x। कोसाइन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? 1। और टेंजेंट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? sec square x। सीकेंट स्क्वायर x, बिल्कुल सही। अब हम वापस चलते हैं, ये वाली चीज को याद रखना भाई, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कभी भूल जाओगे तो यहां पर वापस आना पड़ेगा कि dy अपॉन dx क्या हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं डेस्मोस पे और समझते हैं कि क्यों कौन सा ग्राफ ज्यादा ऊपर लाई करेगा। तो अभी के लिए केवल डेरिवेटिव्स देखकर कोई गेस कर सकता है क्या कि कौन सा ग्राफ ऊपर लाई करने वाला है? सर टेंजेंट ऑफ एक्स क्या? हाँ, अभी सही पकड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल सही पकड़ा अवधूत,
टेंजेंट ऑफ एक्स का ग्राफ सबसे ऊपर लाई करेगा, सेकंड नंबर पे लाई करेगा y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ, और थर्ड नंबर पे लाई करेगा साइन ऑफ एक्स का ग्राफ, जब वो तीनों के तीनों अप्रोच कर रहे हैं x इक्वल्स टू 0 को। ओके, और तुम्हें भरोसा नहीं है तो पहले चलो मेरे साथ, किधर चलोगे भाई? चलोगे डेस्मोस पर। ओके, डेस्मोस पे आ गए, डेस्मोस पे आ गए और रिवर्स कॉन्ट्रास्ट में आ जाते हैं। फाइन, ठीक है। ओके, और अब तीनों ग्राफ्स प्लॉट करते हैं। रीजन अभी मैं बताऊंगा। एक है y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ, ये तो ऑब्वियसली सभी को पता है। दूसरा है y इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ एक्स का ग्राफ। तो टेंजेंट ऑफ एक्स के ग्राफ के लिए मैंने फंक्शन ले लिया, ठीक है, फंक्शन ले लिया टेंजेंट ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसा हो गया, मुझे सारे ग्राफ्स की जरूरत नहीं है, मैं केवल और केवल जब अप्रोच कर रहा हूं जीरो को तो केवल ये वाले ग्राफ की जरूरत है अभी मुझे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको दिखने लग गया होगा कि टेंजेंट ऑफ एक्स का ग्राफ ऊपर लाई कर रहा है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स के ग्राफ के, और तीसरा ग्राफ है y इज इक्वल्स टू tan ऑफ एक्स के ग्राफ के नीचे लाई कर रहा है, और तीसरा वाला ग्राफ ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स का ग्राफ। ओके, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है। तो बहुत ऑब्वियस सी चीज थी, यही चीज मिलने वाली थी हमें। अगर आप तीनों को ध्यान से देखोगे तो साइन ऑफ एक्स जब तीनों जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है ये बता पाना कि कौन सा ग्राफ ऊपर लाई करता है, पर एक्चुअली में जो ग्राफ ऊपर लाई करेगा वो है टेंजेंट ऑफ एक्स का, फिर y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ, और थर्ड नंबर पे y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स का ग्राफ। अब इसका रीजन जानेंगे, पर उसके पहले आप ग्राफ स्केच कर लो। मैं भी इसको शीट पे ले लेता हूं। याद रखना, ये चीज याद रखना, बहुत काम की है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको फर्स्ट चैप्टर मानते हैं कैलकुलस का, वो है लिमिट्स का, लिमिट्स। ओके, इस चीज को डिस्कस करेंगे, और ऑब्वियसली अब रीजन भी थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा आपको कि क्यों मैंने डेरिवेटिव्स लिखवाए थे। ओके, चलो वापस आ जाते हैं शीट पे, वापस आ जाते हैं शीट पे, और हाँ ठीक है। तो आप खुद से सोचो कि जो डेरिवेटिव है वो किसी भी ग्राफ का क्या देता है? डेरिवेटिव वो किसी भी ग्राफ का क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट फॉर अ कर्व, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा रफली बना रहा हूं, बहुत ज्यादा रफली बना रहा हूं, क्योंकि हम एकदम माइक्रोस्कोपिक व्यू में तो नहीं देख सकते। तो देखो, टेंजेंट ऑफ एक्स का जब आप कोई ग्राफ बनाओगे, जैसे ये पता नहीं कौन सा कलर है, पर ये थर्ड वाले ग्राफ की बात करूं, टेंजेंट ऑफ एक्स का जब आप ग्राफ स्केच करोगे और इस पे किसी चीज का स्लोप लोगे, इस पे किसी भी पॉइंट का स्लोप लोगे, थोड़ा सा ज्यादा ही रैंडम हो गया, हाँ, तो स्लोप कुछ ऐसा आ जाएगा। मान लो मैं इस पॉइंट पर आकर स्लोप ले रहा हूं, ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा स्लोप, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स के जो स्लोप है उससे ज्यादा स्लोप नहीं है क्या? टेंजेंट ऑफ एक्स का स्लोप का मतलब tan थीटा इंक्रीज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही बड़ा स्लोप होगा। तो टेंजेंट ऑफ थीटा के लिए dy अपॉन dx जो कि होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। और आपको एक और राज की बात बता दूं, कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, जो कि डेरिवेटिव है साइन ऑफ एक्स का। x इक्वल्स टू 1 के लिए स्लोप की बात ही नहीं करनी है, वो तो 45 डिग्री पे जा रहा है, और सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा 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 1 से बड़ी होती है, ठीक है। और यही रीजन है कि जिसका स्लोप बड़ा वो ऊपर लाई करेगा और वो इंक्रीज करने लग जाएगा x इक्वल्स टू 0 से। जिसका स्लोप 1 है वो तो बीच में है 45 डिग्री के एंगल पर, और जिसका स्लोप छोटा, मतलब बात हो अगर cos ऑफ x की, तो cos ऑफ x 1 से छोटा है तो sin ऑफ x नीचे लाई करेगा। क्लियर है भाई? याद रहेगा? काफी इंटरेस्टिंग चीज, काफी इंटरेस्टिंग चीज। अगर कभी भूल जाओ, वैसे अब कभी भी नहीं भूलोगे, पर अगर कभी भूल जाओ तो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। अब एक और क्रिटिकल सी चीज, ये तो बात हुई x ग्रेटर देन 0 की, अभी तो हमने सोचा ही नहीं कि x लेस देन 0 पर क्या होता है। x लेस देन 0 पर क्या हो जाएगा? सर दिस इज फॉर x इक्वल टू 0 ना? नहीं, x टेंडिंग टू 0, मैंने x इक्वल्स टू 0 कहीं नहीं लिखा होगा। अरे तो उसमें पॉजिटिव साइड, राइट? x टेंड्स टू 0, यहां पर लिखना होगा
व्हेन x टेंड्स टू 0। ठीक है, एग्जैक्टली 0 पे तो तीनों 0 होते हैं, sin x भी 0, x इक्वल्स टू 0 और tan ऑफ x भी 0। जस्ट x से थोड़ी बड़ी वैल्यू पर, जस्ट x से थोड़ी बड़ी वैल्यू पे टेंजेंट ऑफ x हमेशा ऊपर रहता है, sin ऑफ x हमेशा नीचे रहता है और y इज इक्वल्स टू x हमेशा बीच में रहता है। अच्छा, ये तो बात हुई अभी तब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। दूसरा वाला केस, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तब क्या होगा, वो वाला केस भी देख लेते हैं। वहां पर बाजी पलट जाएगी भाई, बाजी पलट जाएगी, और वहां पर हम बोलेंगे कि जो साइन ऑफ x है वो सबसे ऊपर लाई करेगा। आप एक बार एग्जाम्पल के लिए फिर से चलो डेस्मोस पर और देख लो भाई, अपनी आंखों से भरोसा नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर का। ओके, देख गया भाई, जो ऊपर है वो बड़ा है, तो अब वो पर्पल वाला ग्राफ ऊपर है, मतलब साइन ऑफ x की वैल्यू बड़ी है, साइन ऑफ x की वैल्यू ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू टेंजेंट ऑफ x एज वेल एज y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ भी स्केच कर लेना साथ में, और अब मैं बोलूंगा कि ये x लेस देन 0 व्हेन x अप्रोचेस टू 0 का ग्राफ है। ठीक है, x लेस देन 0 व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0 का ग्राफ है। तो ये वाला ग्राफ भी ले लेते हैं भाई शीट पे। इंटरेस्टिंग सी चीज, तीनों के डेरिवेटिव्स के बीच में ही जो रिलेशन है वही रिलेशन काम आया ये ग्राफ डिफाइन करने पे। ओके, हाँ, यहां पर आके चेक कर लेते हैं। ओके फाइन, यहां पर मैं बोलूंगा कि ये सारी की सारी चीज हो रही है तब जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप ग्राफ स्केच कर लोगे तो आपको दिख जाएगा कि साइन ऑफ x मैक्सिमम हो जा रहा है जब x लेस देन 0 है, और साइन ऑफ x मिनिमम हो जा रहा है जब x ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है। ओके, क्लियर है भाई, बढ़ जाए आगे। यस चल, अब हम डिस्कस कर रहे थे मॉड्यूल, और वही चीज कंटिन्यू करेंगे। मॉड्यूल के इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज खत्म करेंगे, इनफैक्ट खत्म करेंगे एक एक्सरसाइज। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। फाइन, इस पे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 4 cos square x इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है। यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 इन क्लास एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ cos squared x, 4 टाइम्स ऑफ cos squared x इज इक्वल्स टू 1। ओके, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ cos squared x इज इक्वल्स टू 1। अब आपको पता है कि यहां से हमें कहीं ना कहीं लीनियर फॉर्म तक अप्रोच करना है, लीनियर फॉर्म तक अप्रोच करना है। तो इसको देखो, तो मैं चेंज करके कुछ ऐसा लिखता हूं, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं cos squared x इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब बेटर मेथड कौन सा है? क्या मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है cos square alpha इज इक्वल्स टू cos square x वाला? यस सर, हाँ, लिखवाया फॉर्मूला। ओके, तो आरएचएस को आप cos के कौन से एंगल का स्क्वायर बोलने वाले हो? क्योंकि ऑफ कोर्स वो स्क्वायर होगा, ऑफ कोर्स वो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव आउटपुट ही देगा। तो आरएचएस में 0 से लेके पाई के बीच में आप ऐसा कौन सा एंगल लोगे जिसका स्क्वायर करें तो 1/4 आ जाए, जिसके कोसाइन का स्क्वायर करें तो 1/3 और 2π/3, π/3 और 2π/3, 2π/3 भी सर, π/3। हाँ, π/3 और 2π/3। ओके फाइन, अब क्या होता है कि आप जो π/3 और 2π/3 में 2π/3 वाला एंगल आ रहा है वो अपने आप कंटेन हो जाएगा आपके सॉल्यूशन सेट में। ठीक है, अब कैसे कंटेन हो जाएगा अपने सॉल्यूशन सेट में? मैंने जो फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला तो कहीं बुक में नहीं दिया हुआ था, क्योंकि वो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, वो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप ये वाले 1/4 को एक्चुअल सॉल्यूशन बता रहा हूं जो कि हम नहीं करने वाले हैं, पर एक्चुअली कैसे सॉल्व करते, हम इसको ऐसा कुछ लिखते हैं cos square x इज इक्वल्स टू cos square x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे मिलता cos of x प्लस 1/2 और cos of x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर cos of x इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 लेते और माइनस 1/2 ले लेते, और उससे दो अलग अलग सॉल्यूशन सेट बनता। ठीक है, ये सारी की सारी चीज हमने पहले ही कंटेन कर ली अपने सॉल्यूशन सेट में।
तो आपको क्या करना है, केवल अगर आप सॉल्यूशन याद रख रहे हो, कौन सा सॉल्यूशन याद रख रहे हो भाई, कि cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है, क्या होता है भाई, वहां पर x होता है n पाई प्लस n माइनस अल्फा, कल ही पढ़ाया था भाई, x इज इक्वल टू n पाई प्लस n माइनस अल्फा। तो आपको घबराना नहीं है, आप सही बोल रहे हो, वहां पर वो -1/2 का भी होल स्क्वायर आने वाला है, पर वो वाली चीज हम ऑलरेडी अपने सॉल्यूशन सेट में कंटेन कर चुके हैं, तो आपको केवल +1/2 के होल स्क्वायर लेके ही खेलना है, ठीक है। हाँ, वो चीज पूरी तरह से सही नहीं है, पर वो चीज सही इसलिए हो जा रही है क्योंकि जो लास्ट सॉल्यूशन सेट है उसमें मैं प्लस एंड माइनस अल्फा लेता हूं, प्लस एंड माइनस अल्फा लेता हूं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ 2π/3 वाला एंगल नहीं लिख रहे हैं हम, इसको ऐसा लिख रहे हैं कुछ, cos ऑफ π/3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, केवल एक एंगल लिया जो पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला अपने आप कंटेन हो जा रहा है, ठीक है। आपका मन है अगर उस तरह से करने का आप उस तरह से कर सकते हो, पर क्योंकि तीनों के फॉर्मूले सेम है, sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो फिर क्या फायदा कि मैं उसको एक दो स्टेप और ज्यादा सॉल्व करूं, अगर फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो ऐसे ही खेल सकते हैं, ओके। सो cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा का ये वाला फॉर्म बन गया, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर π/3 का ये वाला फॉर्म बन गया, और इसका मतलब अब डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट लिख रहे हैं, ठीक है। x विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस एंड माइनस अल्फा, n पाई प्लस एंड माइनस अल्फा, ठीक है। तो काफी आसान, बिल्कुल सिंपल वाला फॉर्मूला याद रखना है और सॉल्व हो जाएगा, ओके। हाय चिन्मय, चिन्मय निखिल वीडियो ऑन कर ले बेटा, ओके। अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ऑन कर सकते हो, अगर आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑफ कर सकते हो, चलेगा, ठीक है, ओके फाइन। तो समझ में आया भाई सभी को, स्क्वायर स्क्वायर में खेलेंगे तो ऐसा ही खेलेंगे, बिल्कुल आसान सिंपल फॉर्मूला रट लो, रट लो वो फॉर्मूला, रट लो, छोटे छोटे एग्जाम में आएगा, बहुत लंबा नहीं करना है, ठीक है। बढ़ जाए आगे भाई, बढ़ जाते हैं Yes, sir. तीसरे वाले क्वेश्चन पे, तीसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, तीसरा वाला क्वेश्चन बोल रहा है cos 3x इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x। अरे इसको कैसे करें भाई सॉल्व, cos ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, कौन सा मेथड बेटर होगा, कैसे ले लें इसको। तो देखो, एक तो मेथड बहुत सिंपल सा है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा लेके अगर खेलेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3x विल बी इक्वल्स टू 2n पाई प्लस एंड माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस एंड माइनस अल्फा, ये तो सभी को पता है भाई। cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फा के जो सॉल्यूशन सेट होता है उसमें होता है थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस एंड माइनस अल्फा, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस एंड माइनस अल्फा, ये पाई है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से मैं ऐसा बोलूंगा कि 3x विल बी इक्वल्स टू, अब दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है, ठीक है। एक हो जाएगा 2n पाई प्लस 2x और दूसरा हो जाएगा 3x विल बी इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2x, ठीक है। तो एक से सॉल्यूशन मिलेगा, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, x ही मेरा सॉल्यूशन सेट बनाता है, तो इस वाले से देखो ये मैंने प्लस और माइनस अलग अलग ले लिया है भाई, ठीक है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा सर यहाँ पर कोई जोकर वाला वो तो नहीं चल रहा है, कैसे आ गया भाई, कुछ नहीं है भैया, प्लस और माइनस अलग अलग ले लिया, एक्स पे खेलना है, एक्स पे खेलना है, तो एक बार बोलोगे आप एक्स की वैल्यू है ये कितना दे देगा, सिंपली 2n पाई, और यहां से बोलोगे एक्स की वैल्यू है 2n पाई बाय 5, लेकिन सॉल्यूशन सेट में बोलना पड़ेगा n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ऐसा कुछ खेल सकते हो, ऐसा कुछ खेल सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये वाली चीज कुछ हद तक सही है, ठीक है, टू एन एक्सटेंट दिस इज करेक्ट, इट विल बी। अब देखो यहां पर जो मेरा एकदम जनरल सा क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं n की वैल्यू दोनों जगह सेम रखूं, क्या मुझे n की वैल्यू दोनों जगह सेम रखनी है, जो n की वैल्यू 2 यहां पर रख रहा हूं वही n की वैल्यू 2 उधर भी रखनी पड़ेगी क्या, ऐसा है क्या? नो सर, No, sir. No, sir.
ओके, ये चीज अगर समझ में आ जाएगी तो मजा आ जाएगा। मान लो मैं n की वैल्यू 5 रख रहा हूं या n की वैल्यू 7 रख रहा हूं। पहले वाले में लेट अस सपोज दैट आई एम सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल्स टू 7, तो ये तो देने वाला है 14 पाई, और यहां पर मैं n की वैल्यू 7 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 14 पाई बाय 5। ठीक है, तो क्या n की सेम वैल्यू दोनों जगह रखना मेरे लिए जरूरी है, या x इज इक्वल्स टू 14 पाई दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा? नहीं समझे क्या क्वेश्चन? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंफ्यूजिंग चीज है इसलिए फिर से रिपीट करते हैं। मैं सब बोल रहा हूं कि दोनों जगह पर n लिखा हुआ है, ठीक है, n लेकिन एक वेरिएबल है। n एक इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है, n कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है। तो क्या मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मैं n की सेम वैल्यू दूं दोनों जगह? जब n इधर +5 दे रहे हैं तो उधर भी +5 दें, इधर +7 दे रहे हैं तो उधर भी +7 दें। क्या ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? No, sir. कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है, अलग अलग ही है, ठीक है। और इसलिए आप याद रखना, अगर ऐसे ही सॉल्व कर रहे हो तो कभी कभी सॉल्यूशन सेट में क्या करता है, कुछ ऐसा लिखता है, x is equals to 2n pi where n belongs to set of integers, और x is equals to 2m pi, क्योंकि n और m बराबर हैं ये चीज जरूरी नहीं है, तो 2m pi सॉरी डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 2n pi डिवाइडेड बाय 5 ना लिख करके मैं 2m pi डिवाइडेड बाय 5 लिख सकता हूं, और यहां पर मैं ये बोलूंगा कि m बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि वो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर n m के बराबर हो जाए तो और अच्छी बात है भाई, पर जरूरी नहीं कि n m के बराबर होना ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार फिर से सोचो इस चीज के बारे में। अगर एग्जाम में 2n पाई बाय 5 और 2n पाई दिया हुआ है और 2n पाई बाय 5 और 2m पाई दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो दोनों अलग अलग हैं, वो दोनों चीजें सेम हैं, दोनों चीजें सेम है। जरूरी नहीं कि दोनों जगह पर n n ही रखना है, अरे कोई भी इंटीजर रख सकते हो, इंटीजर का नाम तुम n रखो, m रखो, कुछ भी रखो, क्या फर्क पड़ता है। चमका क्या? काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिटिकल है, Yes, क्वेश्चन में sir. इंपॉर्टेंट Yes, मार्क sir. करके रख लेना भाई, फिर से रिवाइज करोगे, फिर से देखना इस चीज को, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें समझ में आ गया ना? वो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है, तो जरूरी नहीं कि दोनों जगह n n लिखें। अरे n तो हो ही सकता है, n तो कोई भी इंटीजर है, तो उसका दूसरा नाम चेंज करने के लिए दोनों सेम नहीं होना चाहिए, मस्ट नहीं है, इसलिए मैंने m लिख दिया। और ऐसे ही सॉल्यूशंस भी लिखे जाते हैं, m के फॉर्म में लिख दिया, सिंपल एक फॉर्मूला यूज किया था, उससे सॉल्यूशन मिल गए, ठीक है भैया। बढ़ जाए आगे ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ दीक्षा बोल, आगे बढ़े, समझ में आ गया? Yes, sir. नोट कर लिया ना? Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ये तो शायद एनसीईआरटी में है, ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में है, जनरल सॉल्यूशन चाहिए मुझे, और ये गिवन है sin x sin 3x और sin 5x गिवन है, ओके। कुछ ऐसा गिवन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin of x plus sin 3x plus sin 5x। अच्छा, तो दो ही क्वेश्चन है भाई एनसीईआरटी में जो एग्जाम में आते हैं, एक तो 2x 4x और 6x वाला, या फिर x 3x और 5x वाला, यही वाला क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछते हैं, ओके। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस की ओर गौर, अरे यासर आ गया क्या? यासर इज बैक। यासर तू आया तो गया कौन बेटा? यासर तू चौंका हुआ सा क्यों है? यासर तू आया, एक बार अपना थोबड़ा दिखाना दो यासर, काफी दिन हो गए हैं तुझसे मुलाकात किए। किधर है यासर? किधर है बेटा? अरे अरे ये रहा यासर, व्हाट इज दिस? अरे किधर था इतने दिन? कल तो नहीं आया था? आया था ना? नहीं आया था। तू आधे टाइम तो आता है, आधे टाइम पीतरे की क्लास करने लग जाता है, कुछ तो ऐसा है कि कहीं और जाता है तू? नहीं सर। यासर तेरे लिए एक आवश्यक सूचना है, केन विलियमसन बन चुका है वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन, तुझे पता है क्या? काफी बड़ी न्यूज है। हाँ ठीक है, ओके। तो जनरल सॉल्यूशन चाहिए, ट्रिक क्या है भाई? इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पसंद नहीं है, हमें क्या चाहिए?
इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पसंद नहीं, हमें क्या चाहिए भाई, हमें केवल मिलना चाहिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, इक्वेट करेंगे, जीरो से सॉल्यूशन निकालेंगे। इतने सारे टर्म है, लेकिन आपको पता है x और 5x के बीच कोई तो दोस्ती है। x और 5, अरे अब दो हंस क्यों रहा है ऐसा, x और 5x के बीच क्या दोस्ती है भाई, अरे ले सकते हैं दोनों को साथ में, साइन सी साइन डी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई, साइन ऑफ x और साइन ऑफ 5x है, बचा हुआ अलग से साइन 3x है इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है, CD रूल लगा देंगे भाई, CD रूल लगा देंगे। तो जल्दी से लगाएंगे, पन्ने नहीं पलटने हैं, पन्ने नहीं पलटने, धीरे धीरे लोगों से पूछे जाएंगे अब सवाल। स्वामिनी बोल तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, दिख ही नहीं रही है, हाँ बोल। यस सर। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है स्वामिनी, अरे आसान होता है, साइन ऑफ c प्लस डी बाय 2। इसी दिन के लिए तो ये चीज की थी, क्योंकि साइन 3x मिल जाएगा x और 5x से, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो साइन c प्लस साइन डी इज 2 साइन c प्लस डी बाय 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। और उस cos को नेगेटिव होने के बाद भी हम सिंपली पॉजिटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हाँ, मैं लिखूंगा x माइनस 5x अपॉन 2, और यहां से कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन cos तो नेगेटिव साइन को खा जाता है भाई, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बचा हुआ जो दोस्ती है इसकी साइन 3x से, वो अभी देखने को मिलेगी कुछ ऐसी, 2 टाइम्स ऑफ, ये है साइन ऑफ 3x मल्टीप्लाइड बाय ये cos ऑफ माइनस ऑफ 2x, cos ऑफ माइनस ऑफ 2x विल बी cos ऑफ 2x ओनली भाई, नेगेटिव साइन को खा जाता है cos, तो बच जाएगा प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। मौका है आपके पास कि अब आप कोई एक चीज कॉमन ले लो, और कॉमन लेके अकेले खेलो उसके साथ, ठीक है। और वो चीज क्या है भाई, खुशी बोल तो वो चीज क्या है, कौन सी चीज कॉमन ले लें, साइन 3x को कॉमन लेके अकेले खेल सकते हैं इसके साथ। ओके, ले लेते हैं साइन 3x कॉमन, ले लिया भाई, साइन ऑफ 3x कॉमन ले लिया, तो बचा 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, तो अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, तो इसका मतलब, अरे अक्षता भी आ गई क्या, अक्षता बोल तो, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है, तो क्या क्या चीजें 0 हो सकती है यहां से, इसको मेरी आवाज सुनाई देती है क्या, कि ये ऐसे ही बैठी रहती है, कोई इससे बात करता है क्या, यार तुम जाओ अभी क्लास से, cos 2x। ठीक है, पूछा जाता है यार तुमसे, आंसर ही नहीं आता है, पता नहीं क्या करते रहो। तो कल धनंजय सर बोल रहे थे आंसर नहीं देते बच्चे, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो तुम। चल, अरे भैया दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर, मधुरा बताएगी। मधुरा बेटा, कौन कौन सी चीज 0 हो सकती है यहां पर, मधुरा सो गई क्या, अभी की नहीं, 26 थी ना मधुरा एक मूवी आई थी मगधेरा नाम की, तूने देखी है क्या, अरे बोलो भैया, नहीं सर। नहीं देखी है, हाँ तो देखनी चाहिए, मूवी देख लेना बेटा, सूर्यवंशम के बाद आती है सेट मैक्स पे। अच्छा मधुरा बोल, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो कौन कौन 0 हो सकते हैं भाई, sin 3x। कुछ है ही नहीं यहाँ पर, sin 3x 0 हो सकता है, बिल्कुल सही, एक तो sin 3x 0 हो जाएगा, और दूसरा 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 2x प्लस 1, ये 0 के बराबर हो सकता है। अच्छा, sin 3x 0, साइन ऑफ कद्दू इज इक्वल टू 0 कब होता है भाई, sin 3x इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब कद्दू इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू मल्टीपल्स n पाई। पाई, बिल्कुल सही, मतलब x इज इक्वल टू
n पाई अपॉन 3। लेकिन एक चीज भूलना मत, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, cos ऑफ 2x, यहां से मुझे मिला cos ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ, ठीक है। फूक फूक के कदम रखेंगे, ठीक है। cos ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ, अच्छा भाई, ठीक है। अब मुझे 0 से लेके पाई के बीच में अल्फा की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए cos ऑफ थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ हाफ हो जाती है। फिर से सुनना, एकदम कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है भाई। अल्फा जो होता है, कल 3 अल्फा के बारे में बताया था। अल्फा जब साइन के लिए लिखते हैं तो इंक्लूडिंग -π/2 +π/2, वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में लाई करता है। अल्फा जब कोसाइन के लिए लिखते हैं तो वो 0 से लेके पाई के बीच में लाई करना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट। और अल्फा जब tan के लिए लिखते हैं तो -π/2 से लेके +π/2 तक लाई करना चाहिए, एक्सक्लूडिंग -π/2 और +π/2। तो जब cos की बात हो, यदा यदा ही cos की बात होगी, अल्फा की वैल्यू तदा तदा ही 0 से लेके पाई के बीच में लाई करेंगे, दोनों जगह खिड़की बंद होनी चाहिए। अब 0 से लेके पाई के बीच में अल्फा की वो वैल्यू जिसके लिए cos थीटा नेगेटिव हो जाए तो पक्का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, तो होगा कहां? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, अब याद दिला देता हूं, cos ऑफ पाई माइनस थीटा cos थीटा के बराबर हो, नहीं, cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको 1/2 चाहिए तो cos का कौन सा एंगल लेना पड़ेगा? π/3। हाँ, Yes, sir. तो 1/2 चाहिए तो cos का π/3 एंगल लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं इसको लिखता हूं cos ऑफ, अब -1/2 चाहिए तो कुछ नहीं करना भाई, cos ऑफ पाई माइनस वही वाला एंगल ले लो तो माइनस cos थीटा दे देगा, ठीक है। कितना आसान है, काफी आसान, काफी आसान, एक स्टेप का है। अगर सब कुछ समझ में आ जाएगा ना भाई तो मजा ही आने लग जाएगा। और पूछो सर कैसे हुआ, अगर नहीं समझ में आया पूछ ले भाई। मैं तेरे को चमका क्या? Yes, sir. चमका, हाँ मस्त, खा पी के आया, चमक रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से, अरे कहाँ गया श्रीनिवास चमका क्या तुझे? श्रीनिवास समझ गया? शांतनु बेटा समझ में आया ना? शांतनु फिर से बताऊं क्या? समझा सर। समझ गया? अरे कोई फिर से बताने के लिए बोलो भाई, फिर से कोई बताने के लिए बोलो। अरे किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। साल भर में फिर अभिनव सर पढ़ाएंगे तो मत बोलना कि सर शाश्वत सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था। वहां पर आएगा वेव इक्वेशन और क्या क्या, ठीक है, ठीक है, चलो। सो इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2π/3। अच्छा, cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, बस एक और स्टेप, यहां से आएगा cos ऑफ कद्दू इज इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फा। तो कद्दू इज इक्वल्स टू 2x विल बी इक्वल्स टू 2n पाई प्लस एंड माइनस 2π/3। 2 से 2 उड़ा दोगे तो बचेगा x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस एंड माइनस π/3। ये हो जाएगा उत्तर। लेकिन मुझे डर लगता है तो मैं क्या करूंगा कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग n पाई प्लस माइनस π/3, हो सकता है सॉल्यूशन में यहां पर n की जगह पर m लिख दिया हो, ठीक है। हो सकता है, दोनों ही सही है। वो लास्ट में तो यही बोलने वाला है कि या तो बोलेगा m बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स या तो बोलेगा n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, पर दोनों अकेले अलग अलग भी 0 हो जाएंगे ना, काम चल सकता है। पूरे के पूरे टर्म को 0 बना देंगे, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लेना, दोनों सॉल्यूशन सही हैं, ठीक है। कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ बोलो बेटा। तो π/3 पे एक बार एक्सटेंड कर दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हुआ था। π/3 पे कैंसिल कर देंगे बेटा। π/3 नहीं, वो वैल्यू कैसा आया वो? ये वाला वैल्यू आप देखो, किसको समझ में आ गया वो मुझे बताएगा। अवधूत चल एक्सप्लेन कर दो। हाँ बोलते जा तो। सर वो कहाँ से 2 cos 2x + 1 इज इक्वल टू 0। हाँ वो आ गया। नेक्स्ट स्टेप में cos 2x इज इक्वल टू -1/2। हाँ तो -1/2 को लिखेंगे cos ऑफ पाई माइनस π/3। क्यों सर? क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। हाँ, तो जो अल्फा है कल मैंने बताया था, अल्फा क्या होता है, 0 से लेके पाई के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है।
अल्फा जब 0 से लेके पाई के बीच में लाई करेगा तो अरे भैया कॉस कभी आज तक किसी की हिम्मत है क्या कॉस को फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव कर सकने की? नहीं है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव हो सकता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का ऐसा कौन सा एंगल है जो -½ देता है? तो आपको पता है कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो पाई माइनस वही एंगल थीटा उसको दे दो जिसपे वो 1/2 देता है, तो वो पाई/3 पे 1/2 देता है, तो मैं उसको पाई माइनस पाई/3 दे दूंगा। कॉस पाई माइनस थीटा हो जाता है माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस पाई/3, तो वही 2π/3 हो जाएगा। उसके बाद सिंपली लगा दूंगा, सिंपली लगा दिया मैंने, इसको क्या बोलते हैं ये जो भी है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये सब इंग्लिश वाले टर्म्स हैं भाई, हमारे मतलब के नहीं है। अंग्रेजी में थोड़ा सा कमजोर है हम, पर मैथ्स अच्छी है। कोई छोड़ के गया यार, to remember the names. लीव, चलो तो चमक गया भाई, काफी अच्छा तो नहीं था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, पर हाँ चमकने के लायक तो बहुत था। इससे चीजें समझ में आ जाएंगी, आएगा एग्जाम में, गलत मत करना। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, अरे भैया इसका तो डायरेक्ट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ये फॉर्मूला बता चुका हूं मैं। इतने सारे फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला वो भी था जब मैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा की वैल्यू बता रहा था आपको, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता रहा था, तो वही वाली चीज कहीं ना कहीं यहां पर यूज होने वाली है। ओके, बस आपको सोचना है कि भैया यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। भाई मिनिमम वैल्यू क्या होती है? a cos थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू होती है पॉजिटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, हाँ भैया, तो ऐसा कुछ होता है। अब आपको a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, माइनस ऑफ 7 के स्क्वायर से 24 के स्क्वायर और लेस देन इक्वल्स टू 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर से 24 का स्क्वायर। और मजे की बात, अगर यहां पर कभी नेगेटिव साइन आ जाए संसार में, डरना नहीं है, सेम ही आंसर आता है। यहां बीच में नेगेटिव दिया रहता, आंसर वही रहता भाई। अनिरुद्ध बोल तो 7 स्क्वायर और 24 स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है अनिरुद्ध? अरे क्या बोल रहा है अनिरुद्ध? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर क्या होता है? चल कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही है, पर मैं तेरी भावनाओं को समझ गया। तो बोलना चाहता है माइनस ऑफ 25 से प्लस ऑफ 25 आ रहा है सर। और हाँ भाई, मैक्सिमम वैल्यू यही हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू यही हो जाएगी। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। काफी आसान क्वेश्चन, ये तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था तो देखते हैं जो क्वेश्चन कुछ है उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा भाई, अगला प्रश्न, ये वाले क्वेश्चन के ऊपर मैंने इस बार जो बोनस क्वेश्चंस दिए थे वो कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, दोनों फॉर्म इसके इंपॉर्टेंट हैं, साइन ऑफ एक्स बी और कॉस ऑफ एक्स बी। अच्छा भैया, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं भैया। हाँ भाई, एक सेकंड बड़ा कर देता हूं। नहीं आ रही थी अनिरुद्ध, आवाज नहीं आ रही थी। चल कोई बात नहीं, चल मिनिमम वैल्यू चाहिए कॉस के अंदर। कॉस, अरे ये जो अंदर वाला कॉस ऑफ एक्स है ये डिसाइड करेगा मेरा इनपुट, ये डिसाइड करेगा मेरा कॉस के अंदर क्या इनपुट जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझना, बिल्कुल अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। और एक बार समझ में आ गया तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले कि कॉस ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, उसका ग्राफ कैसा होता है। तो कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कॉस ऑफ एक्स का मैं ग्राफ बना रहा हूं, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, फिर आगे जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहां पर ये वाला पॉइंट होता है π/2,
ये वाला पॉइंट होता है पाई, ये वाला पॉइंट होता है माइनस ऑफ पाई अपॉन 2। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ओके, अब x के ऊपर, x की वैल्यू के ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो आप x की कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हो? आप x की सारी वैल्यूज रख सकते हो। और अब जब x की सारी वैल्यूज रखोगे, मतलब जब आप x की वैल्यू रखोगे, देखो cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू मिलेगी जब आप x की वैल्यू रखोगे या तो माइनस ऑफ पाई या तो प्लस ऑफ पाई। ठीक है, तो मुझे केवल इतना पता है कि मैं x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं, तो मैं बोलूंगा कि x बिलोंग्स टू भी ऑल रियल नंबर्स है। मैं सिंपली बोल रहा हूं x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और जब ये x, देखो 3 स्टेजेस में डिवाइड कर रहा हूं, सबसे पहले केवल x की बात कर रहा हूं, तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और जब x कोई भी रियल नंबर है तो cos ऑफ x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? माइनस ऑफ 1 से प्लस ऑफ 1 के बीच में। ठीक है, x कुछ भी खा सकता है भाई, x कुछ भी खा सकता है। और जब x कुछ भी खा सकता है तो cos ऑफ x अपनी वैल्यू देगा -1 से लेके +1 के बीच में। अच्छा, cos ऑफ x क्या मेरे बाहर वाले cos ऑफ x का इनपुट है? बिल्कुल, ये जो अंदर वाला cos ऑफ x है, अभी मैं इस वाले अंदर वाले की बात कर रहा हूं भाई। ठीक है, अंदर वाले cos ऑफ x की बात कर रहा हूं, मतलब ये वाले cos ऑफ x की बात हुई, अभी ये वाले cos ऑफ x की बात हो गई। और इसके पहले मैं बात कर रहा था ये वाले x की बात कर रहा था, ये वाले x की। जब x कोई भी रियल नंबर होता है तो cos ऑफ x की वैल्यू राय करती है -1 से लेके +1 के बीच में। अच्छा, अब एकदम दिमाग लगा के सोचो कि जब वैल्यू cos ऑफ x, सबसे बाहर वाले cos ऑफ x की अब मैं बात कर रहा हूं, तो इस बाहर वाले cos ऑफ x का इनपुट में क्या दे रहा हूं? जो सबसे बाहर वाला cos ऑफ x है उसका मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम इनपुट में क्या क्या दे रहा हूं? सर मिनिमम इज 0 एंड -1 हाँ, -1 से लेकर के +1 के बीच इनपुट दे रहा हूं। अब उसमें इनपुट दे रहा हूं। ठीक है, -1 का मतलब 1 रेडियन है, रेडियन। अरे जब cos के अंदर कोई चीज रखते हो ना, डिग्री नहीं लगाते हो ना, तो क्या रहता है? वो रेडियन रहता है। तो 1 रेडियन इनपुट दिया और -1 रेडियन इनपुट दिया। ठीक है, अब 1 रेडियन। अब मैं सबसे बाहर वाले cos ऑफ x की केवल बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे बाहर वाले cos ऑफ x का ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया। बाहर के पहले जितने भी चीजें थी वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो सबसे बाहर वाले cos ऑफ x का ग्राफ प्लॉट किया और उसमें वैल्यूज क्या क्या दे रहे हैं? उसमें एक वैल्यू दे रहे हैं -1। -1 है कहां? x एक्सिस पर वैल्यू दे रहे हैं। -1 मतलब देखो, -π/2 मतलब -90 डिग्रीज, -1 मतलब -57 डिग्रीज 22 मिनट्स, क्या तो 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स। 57 डिग्रीज 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स। ओके, मैं बस 57 डिग्रीज लिखता हूं। और +1 क्या होगा भाई? +1 होगा इधर कहीं, थोड़ा मैंने सीधी लाइन नहीं बनाई है, कला का प्रदर्शन। ये हो जाएगा +1 है +57 डिग्रीज। किसी को कोई डाउट यहां तक? नो सर। लास्ट वाले cos ऑफ x पे खेल रहे हैं। अच्छा, अब लास्ट वाले cos ऑफ x का ग्राफ जब मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो बोल रहा है मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? एक राज की बात बताता हूं तुम्हें, ये जो cos ऑफ x है ना, इसका ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट y एक्सिस। मतलब y के पीछे जैसा दिखता है वैसा ही y के आगे दिखता है, मतलब मिरर की तरह होता है। इसके लिए मिरर की तरह बिहेव करता है। इसके लिए y एक्सिस ये मिरर है, मिरर के पहले जैसा वैसा ही मिरर के बाद भी। अच्छा, तो आपको दिख चुका होगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या देने वाला है? ये ग्रीन वाले ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली है? अरे 1 आने वाली है मेरे भाई, 1 आने वाली है। मैक्सिमम वैल्यू 1 आने वाली है और मिनिमम वैल्यू 2 मिनिमम वैल्यू मिल रही है। मतलब मिनिमम वैल्यू तो एक मिल रही है, लेकिन दोनों पॉइंट पर जब 57 डिग्री है या फिर जब -57 डिग्री है, वैल्यू एक ही मिल रही है, ये वाली वैल्यू। और ये वाली वैल्यू क्या है जो मिनिमम वैल्यू है? कब मिल रही है? जब इनपुट हो रहा है 1। इनपुट किसका हो रहा है? 1। यहां पर इनपुट अंदर में दे रहे हो 1, यहां अंदर में दे रहे हो 1। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा? cos ऑफ 1। ठीक है, cos ऑफ 1 या
या फिर cos ऑफ 1 को ही क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ माइनस ऑफ 1, क्योंकि cos ऑफ माइनस ऑफ 1 भी cos ऑफ 1 ही होता है। फिर से सुनो, काफी इंटरेस्टिंग चीज। सबसे पहले x के बारे में बात की हमने। x दुनिया का कोई भी वैल्यू खा सकता है। x अगर दुनिया की कोई भी वैल्यू खा रहा है तो अंदर वाला जो cos ऑफ x है वो कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है भाई? अंदर वाला cos ऑफ x -1 से लेके +1 के बीच कोई भी वैल्यू दे सकता है, क्योंकि वो cos ऑफ x अंदर वाले cos ऑफ x का आउटपुट है, और जो अंदर वाले cos ऑफ x का आउटपुट है वो बाहर वाले cos ऑफ x का इनपुट है। तो बाहर वाले cos ऑफ x का जो इनपुट है वो -1 से लेके +1 के बीच हो सकता है। अब -1 से लेके +1 के बीच जो ग्राफ है वो कैसा दिखता है? तो -1 से लेके +1 के बीच cos ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। इतना सा ग्राफ है, बस इतना सा ग्राफ है -1 से लेके +1 के बीच में, ठीक है। -1 से लेके +1 के बीच जब इनपुट देते हैं तो बाहर वाले cos ऑफ x का ग्राफ ऐसा दिखता है। तो मैक्सिमम वैल्यू वो देता है 1 देता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू, और cos ऑफ 1 देता है वो अपनी मिनिमम वैल्यू। चमका क्या? काफी इंटरेस्टिंग है भैया, याद रखना। Yes, sir. ग्राफ Yes, स्केच sir. करो, याद रखो, ग्राफ स्केच करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। ग्राफ स्केच कर लो, ठीक है, ग्राफ अच्छे से स्केच कर लो भाई। ओके, मजेदार क्वेश्चंस। अगर आपसे हो सके तो आप कल की क्लास में मुझे बताना साइन ऑफ x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। साइन ऑफ x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक एक करके सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज, ये थोड़ा सा आसान है, और आसान है तो उसका आंसर भी जल्दी निकल जाएगा। आप मेरी मदद करोगे क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्म्स देखे हुए से लगेंगे आपको। ऐसा सुना सुना हुआ सा लगेगा, ऐसा सुना सुना हुआ सा लगेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, इफ टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ 2 थीटा प्लस tan थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन थीटा इज इक्वल्स टू। अथर बेटा, यस सर। ये कहीं देखेला लगता है क्या? कहीं देखेला है क्या? ऐसा सुनेला है क्या? इसको देखो, टारगेट हमारा क्या है, केवल ये सोच लो, टारगेट यही है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टारगेट उतना ही है, ठीक है भाई। तो किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग। अच्छा भाई, लगा लो भाई दिमाग। अथर्व isn't coming, it's breaking। एक सेकेंड। अथर्व अभी क्लियर आ रही है क्या बेटा? नहीं आ रही है सर मेरे लिए सर बीच बीच में ब्रेक हो रहा है सर आपका। ओके, चलो क्लियर आएगी अब, ठीक है। अथर्व अब तुझे क्लियर आ रही है? यस सर। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि ये ढेर सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दिख रहे हैं, ये इतने सारे नहीं होने चाहिए, एक ही होने चाहिए, ठीक है। तो इनका केवल एक लौता मसीहा कौन होगा भाई? एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जो पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को कंटेन कर ले। कैसे लिखें इनको? सुज्ञान को चमक चुका है, सुज्ञान बस बोलने ही वाला है। अथर्व जल्दी बोल दे, अथर्व बोल दे जल्दी, क्या करना पड़ेगा? अरे आयुष तो आज, सुज्ञान बोल दे, सुज्ञान बोल दे, क्या करना पड़ेगा? सर tan थीटा प्लस tan 2 थीटा है ना हाँ, सर, tan 2 थीटा को 1 करना पड़ेगा। tan 2 थीटा को 1 करना पड़ेगा। देख, इसको आप ऐसा लिखो, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ 2 थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। अब आप ऐसा सोचो ना भाई कि 2 थीटा और थीटा कहां तक जा सकते हैं? 3 थीटा तक जा सकते हैं, ठीक है। और जब tan 3 थीटा को tan ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा लिखोगे, सॉरी,
tan ऑफ 3 थीटा को tan ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा लिखोगे वो बनेगा tan ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ थीटा tan ऑफ 2 थीटा। और वो चीज तो इधर क्रिएट होती हुई लगे नहीं है, इसको इधर लेके आ जाओगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ 2 थीटा इज 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। इस तरह का बन जाएगा। और बस थोड़ा सा और मेहनत करनी है, लगा दे अगला दिमाग। आयुष बोल तो अब क्या करें इसको? tan 3 is equal to 0. So 1, sorry, 1. 1 Tan 3 theta is equal to 1. हाँ, क्या किया था? सर उधर नीचे जाता है ना वो, नीचे लेके आ जाएंगे ये चीज tan ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा, RHS को डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे भाई। ऐसा कुछ, इसको लिखेंगे 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा टेंजेंट ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। और LHS एक महान फॉर्मूला है टेंजेंट ऑफ 3 थीटा का, तो टेंजेंट ऑफ 3 थीटा को लिख दो 1, और जब टेंजेंट ऑफ 3 थीटा को लिखोगे 1 तो RHS वाला 1 अल्फा की एक ऐसी वैल्यू जो माइनस ऑफ पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच लाई करे और tan का आउटपुट 1 दे दे, सिंपल है पाई बाय 4। तो आप लिख दो टेंजेंट ऑफ 3 थीटा इज टेंजेंट ऑफ पाई अपॉन 4। इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन होता है tan ऑफ कद्दू इज इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा, मतलब कद्दू इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू n पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 12। ओके, थोड़ा करके दिमाग लगाना था और यहां तक पहुंच जाना था भाई। तो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं हम, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। अगर मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कुछ हद तक गारंटी दे सकता हूं 90% चांसेस हैं जेई मेंस 2021 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो मुझे बहुत हद तक ये लगता है कि जेई मेंस 2022 में आएंगे इस वाले चैप्टर से क्वेश्चंस, ठीक है। प्रिपेयर्ड रहें, इस वाले चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे जेई मेंस 2022 में, ओके। पर फिर भी डिपेंड करता है, इस बार इतने सारे पेपर्स हो रहे हैं, वो कहीं इस बार भी ना पूछ ले। ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। बढ़ते हैं आगे, हमें होमवर्क भी डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज डन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। बढ़ जाना भाई आगे, वृंदा बोल आगे बढ़ जा बेटा। निखिल बढ़ जाना आगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब हाँ भैया, ये आधा ही आया है, ठीक है, इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 4x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको मिनटॉस खाना पड़ेगा भाई, उसके बिना काम नहीं चल सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है आप कितना मिनटॉस खा रहे हो, सोचो तो। सबको साइन ऑफ 2x के इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ना, हाँ, तो cos ऑफ 2 into 2x लेके। करेक्ट, इसीलिए तो बोला पहले स्टेप में ही मिनटॉस खा और दिमाग की बत्ती जला भाई। RHS को देख, RHS को देखो, नहीं देख रहे हो तुम, RHS को नहीं देख रहे हो, RHS को देखो। मुस्कान तनाया, RHS दिख रहा है? RHS में 2 दिख रहा है? तनाया शादी में पार्टी खाने गई थी क्या? गई थी कि नहीं गई थी? मेरा तो मिस हो गया, तो गई थी कि नहीं? सर किधर? अरे दीदी की शादी में। खा के आई है, तो अभी थोड़ा हेल्दी लग रही है अभी। ओके, तो जब आपने RHS को देखा तो आपको पता चला कि RHS में 2 लिखा हुआ है। और ऐसा कब होगा? अरे भैया ये जो साइन है ये अकेला, इसकी औकात कितनी है भाई? ये 1 तक जा सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। cos ऑफ 4x की औकात कितनी? अरे ये भी 1 तक जा सकता है, मतलब दोनों 1 होंगे तभी RHS 2 होगा, उसके बिना कभी नहीं हो सकता। अब बोलोगे सर
साइन तो 1.5 हो जाए, कॉस 0.5 हो जाएगा। अरे किसी ने देखा है क्या साइन 1.5 आज तक? देखा है क्या? नहीं देखा है। तो दोनों को इंडिविजुअली समझा क्या सोध्यान? बहुत क्रिटिकल चीज है, अगली बार से आरएचएस को देख के खेलना, ठीक है? आरएचएस 2 है मतलब दोनों अलग अलग 1 होने चाहिए। बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। तो कब ऐसा होगा कि साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 हो जाए? ध्यान से सुनना, साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 हो जाए और कॉस ऑफ 4x इक्वल टू 1 हो, ये चीज नहीं, एंड कॉस ऑफ 4x इज इक्वल टू 1 हो जाए, एंड कॉस ऑफ, जब तक दोनों साथ में 1 नहीं होंगे मजा नहीं आएगा भाई, मजा नहीं आएगा, क्योंकि टोटल 2 कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा, sin 2x इज इक्वल टू 1 cos 4x इज इक्वल टू, अरे कब होता है भैया? sin 2x 1 कब होता है? sin 2x 1 जनरल सॉल्यूशन ऋषिकेश, चल बोल। sin 2x इज इक्वल टू 1 मतलब 2x इज इक्वल टू n by 2। 1 कब होता है? 4n plus 1 pi by 2. 4n plus 1 pi by 2, ओके, 4n plus 1 pi by 2। अच्छा, मतलब r n belongs to set of integers बोलो, तो x क्या हो जाएगा? 4n plus 1 pi by 4। अच्छा, and cos 4x is equal, अरे cos 4x 1 कब होता है? 0 पर होता है, सारे इवन मल्टीपल पे होता है क्या? 2n pi. 2n pi पे होता है, तो मैं लिखूंगा 4x is equals to 2n pi where n belongs to set of integers और x is equals to n pi by 2 where n belongs to set of integers। अच्छा, देखते हैं कौन कौन से एंगल्स मिल रहे हैं। क्या दोनों के कोई कॉमन सॉल्यूशन? एंड लिख दिया, एंड का मतलब आसान भाषा में यहाँ पर बात हो रही है इंटरसेक्शन की, दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस की, ठीक है? इंटरसेक्शन की बात हो रही है, ओके फाइन, ठीक है। तो हाँ भाई, n की वैल्यू, हाँ जैसा ऋषिकेश बोल रहा था, पाई अपॉन 4 मिलेगी, फिर मिलेगी 1 रखो, 5 पाई अपॉन 4 मिलेगी, और क्या मिलेगी? रखते जाओ सब। कोई मैच कर रहा है क्या? 5 पाई अपॉन 4 का कोई मैच करना ही नहीं चाहिए, दोनों कभी साथ में 1 होते ही नहीं है। ये दे देखो, तो ये दे दिया पाई अपॉन 4, 5 पाई अपॉन 4, 9 पाई अपॉन 4, नेगेटिव भी ले लो एक दो, n की वैल्यू -1 रखेंगे, -3 पाई अपॉन 4, बस इतना ही रखते हैं। इधर में n की वैल्यूज रखते जाओ, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, तो n पाई अपॉन 2 आ रहा है, तो n की वैल्यू रखोगे 1 तो आ जाएगा पाई अपॉन 2, n की वैल्यू रखोगे 2 तो आ जाएगा पाई, n की वैल्यू रखेंगे 3 तो आ जाएगा 3 पाई अपॉन 2, n की वैल्यू रखेंगे 4 तो आ जाएगा 2 पाई। अरे कभी मैच करेंगे ही नहीं यार, कभी इनका कोई इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। इधर जो वैल्यूज आएंगी ना आपको आरएचएस में नहीं, मतलब राइट साइड में, वो वैल्यूज कभी मैच ही नहीं करेंगी लेफ्ट साइड की वैल्यूज से, ठीक है? सर n की वैल्यू 8 रखेंगे तो पाई अपॉन 4 आएगा। n की वैल्यू 8 रख देते हो, किधर साइड रखें? सर x इज इक्वल टू n पाई बाय 2 में। n पाई बाय 2 में n की वैल्यू रखें 8। अच्छा एक सेकेंड, ये दोनों तो साथ में कभी नहीं होने चाहिए। n की वैल्यू अगर 8 रखेंगे तो 8 4 पाई आएगा, 4 pi आएगा सर, 4 pi। हाँ ठीक है, 4 पाई आएगा। वैसे भी ये साफ साफ दिख रहा है ना, इधर में ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 4 हैं, तो अगर तुम इसको पाई बाय 2 बनाओगे तो कैसा बन जाएगा? इसको ऐसा लिख लो ना, मतलब मैंने कैसे सोचा देख लो, मैंने इसको ऐसा सोच लिया, ये 8n, सॉरी मैंने क्या किया, ओके नहीं ऐसा नहीं सोचा था, केवल मैंने ये सोचा था ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, नहीं सोचना ही पड़ेगा, इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि 2n प्लस हाफ दे दे रहा है, 2n प्लस हाफ दे दे रहा है। ओके फाइन, ठीक है, ऑड मल्टीपल और यहाँ पर पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल तो दिख रहे हैं, पर 2n प्लस हाफ वाला टर्म नहीं दिख रहा हो, ठीक है? तो आप सारी की सारी वैल्यूज निकालोगे, आप लेफ्ट साइड की और राइट साइड की कभी मैच नहीं करेंगे, इसलिए इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ऑफ कोर्स साइन और कोसाइन बहुत रेयरली होता है कि दोनों एक साथ मिलकर के 1 बना दें, ठीक है भाई? तो 0 सॉल्यूशन होंगे। नंबर ऑफ फोर्थ वाला ऑप्शन क्या था?
इंफिनिटी। Infinity. हाँ ठीक है, ए वाला ऑप्शन होगा। 0 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है भाई। ओके 1625 जो भी ये है सीईटी वाला जो क्वेश्चंस हैं, बोनस क्वेश्चंस हैं, उसमें ढेर सारे डाउट्स हैं क्या सभी के? चलो अभी के लिए हम थोड़ा सा रुक जाते हैं या एक और क्वेश्चन कर लें। ओके लेट अस डू क्वेश्चंस फ्रॉम होम असाइनमेंट। आज के लिए केवल ये वाले पार्ट का इतना ही, जो भी बोनस क्वेश्चंस दिए थे वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी। सो हाँ अभी ये वाली एक्सरसाइज में मैं यहीं पर रुकता हूँ।